कहानी की शुरुआट में हम एक पुलिस ऑफिसर की आवाज को सुनते हैं जो कि यूनिट 91 के ऑफिसर को वॉकी टॉकी के जरिए कुछ पूछ रहा था कि वो सेफ है कि नहीं, जिस पर यूनिट 91 की ऑफिसर ये जवाब देती है कि वो सेफ है और वो इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर ही जा रही है। इसके बाद वो कार लेकर हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है और हम उसकी कार के अंदर एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। खैर अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है और हम पुलिस हेडक्वार्टर को पूरी तरह खाली देख पाते हैं क्योंकि आज क्रिसमस था। इसके अंदर वहाँ का जनरेटर विंस्टन हेडक्वार्टर की साफ सफाई कर रहा होता है, पर उसी वक्त वहाँ की लाइट चली जाती है और हेडक्वार्टर पर एक औरत रोते हुए आती है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो विंस्टन को वहाँ के शेरिफ को बुलाने के लिए कहती है। खैर अब कुछ देर के बाद में शेरिफ हडसन हेडक्वार्टर पर आती है और उसको विंस्टन उस लेडी के बारे में बताता है, जिसके बाद में हडसन विंस्टन को घर जाने के लिए कहती है और उस लेडी से पूछने लगती है कि वो किस चीज की कंप्लेंट यहाँ पर लिखवाने आई है। इस पर वो लेडी वहाँ से उठकर दीवार के पास जाती है जहाँ पर ढेर सारे लोगों के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगे हुए थे। शुरुआत में तो वो सिर्फ यही बताती है कि उसे किसी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवानी है, जिसके बाद हडसन पूछती है कि वो किसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आई है, जिस पर वो लेडी उन्हीं मिसिंग पोस्टर में से एक मिसिंग बच्चे का नाम देती है जिसका नाम होता है जोई। और इस चीज को सुनते ही हडसन शॉक्ड हो जाती है और फिर वो लेडी जोई के मिसिंग होने की कहानी सुनाना शुरू करती है। खैर तभी हम जोई को देख पाते हैं जिसे रात में बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, पर उसके घर में आइसक्रीम खत्म हो गई थी। इस वजह से वो अपनी माँ से छुपकर कैंडी लेने की कोशिश करता है, पर तभी उसके टीवी पर आइसक्रीम की एडवर्टीजमेंट आने लगती है और एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। जोई फिर जाकर टीवी को ऑफ कर देता है और नोटिस करता है कि अभी भी वो म्यूजिक बजता ही जा रहा था। असल में वो म्यूजिक बाहर से आ रहा था, ना कि टीवी से। जिसको फॉलो करते हुए जोई बाहर जाता है और उसे सामने एक आइसक्रीम वैन दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और उससे भी अजीब बात ये थी कि वैन काफी हद तक बिल्कुल उसी आइसक्रीम वैन की तरह थी जिसका कुछ ही देर पहले टीवी के ऊपर ऐड आ रहा था। खैर जोई फिर उस वैन के काफी करीब जाता है जहां पर उसे एक हाथ वैन के बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जिसके हाथों में कैंडी थी। जोई फिर कहता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, जिस पर वो हाथ अगले ही पल उसे आइसक्रीम लाकर देता है, जिसको लेकर वो अपने घर जाने लगता है। पर तभी वो हाथ उसे वापस बुलाता है और उससे कुछ मांगता है। अब जोई को ये लगता है कि शायद से वो पैसे मांग रहा है, जो कि सही बात भी थी। मुफ्त में आइसक्रीम कौन देता है? और जोई कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी माँ से लेकर आता हूँ। पर वो हाथ जोई को जाने से मना कर देता है और अगले ही पल स्ट्रेच होते हुए जोई को टच करने लगता है, यानी कि यहाँ पर उसे पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए था। और यहाँ पर कुछ और मत समझना, उसको यहाँ पर शायद से जोई की सोल चाहिए थी। खैर अब उसके हाथ से होता यह है कि जोई का शरीर अपने आप ही जमने लगता है और उसके आइसक्रीम से खून बाहर आने लगता है और बस एक सेकंड में ही जोई वहाँ से गायब हो जाता है और वैन वहाँ से निकल पड़ती है। जिसके बाद हम जोई को उसी वैन के अंदर कैद देख पाते हैं और जो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ऊपर से काफी डरावना जोकर फेस आकर उसको रोक देता है। कहीं ये पेनीवाइज का भाई तो नहीं है? जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। खैर अब हडसन जब इस कहानी को सुन लेती है तो वो उस लेडी से बस यही कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस कहानी पे विश्वास करूंगी? जिसको सुनकर वो लेडी आगे ये बताती है कि मुझे ये भी पता है कि टैमी राइट कैसे गायब हुई, जो कि उन्हीं मिसिंग पोस्टर में से एक 23 साल की लड़की थी। और अगले ही पल वो लेडी टैमी की कहानी बताने लगती है। तभी हम टैमी राइट को देखते हैं जो कि अकेली ही रहा करती थी और उस रात वो काफी मजे कर रही थी। तभी वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था, जिसके अंदर टैमी की माँ उसे घर लौटने के लिए कहती है क्योंकि टैमी को अपने पेरेंट्स से मिले हुए काफी समय हो गया था। जिसके बाद में टैमी टीवी देखती है जहां पर कुछ देर के बाद में टीवी पर स्टैटिक आने लगता है जिससे बोर होकर वो सो जाती है। जिसके कुछ देर के बाद टैमी की आंखें खुलती है और सामने वो खुद को ही एक फोन लेकर खड़ी हुई दिखती है जहां पर पूरा घर जलना शुरू हो गया था। पर उसी वक्त उसकी आंख खुलती है और उसको समझ में आता है कि ये एक नाइटमेयर था, यानी कि बुरा सपना था। तभी अचानक से ही टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और टैमी फिर से टीवी देखने लगती है जहां पर एक डेटिंग कॉन्फ्रेंस कॉल वाली कंपनी का ऐड आ रहा था, जिसको देख टैमी जल्दी से वहां पर दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर देती है। जिसके कुछ ही देर के बाद में उसे एक लड़के का कॉल आता है और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। टैमी नोटिस करती है कि वो लड़का काफी नर्वस है, इस वजह से वो उसके साथ मजाक करते हुए सेड्यूसिंग आवाजें निकालने लगती है। पर कुछ ही देर के बाद उसको ये समझ में आता है कि वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इस पर टैमी उसे कुछ बोलने के लिए कहती है और तब वो लड़का टैमी से ये कहता है कि तुम्हें टीवी से थोड़ा दूर बैठना चाहिए। इसको सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस वक्त टीवी से आवाज भी नहीं आ रही थी।
टैमी फिर उसे एक और बार अपने बोले हुए बातों को रिपीट करने के लिए कहती है, जिस पर वो टैमी से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं। जिसको सुनते ही टैमी फोन को कट कर देती है। अब उसी वक्त पूरे घर की लाइट्स खराब हो जाती है और फिर टैमी को दूसरे कमरे के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि टैमी से पूछती है कि क्या उसको पता है कि किसी को खोने का कितना दुख होता है और किसी को वापस पाने से कितनी खुशी मिलती है। इतना कहते ही उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और टैमी को किसी का कॉल आता है। अब वो डरते हुए कांपते हुए उस कॉल को उठाती है और दूसरी तरफ उसकी माँ ही थी। तभी टैमी के हाथ से फोन गिर पड़ता है और उसके टीवी से बहुत अजीब लाइट्स बाहर आने लगती है। इसके बाद टैमी सॉरी कहती है और अगले ही पल वो लाइट टैमी को लेकर गायब हो जाती है। यानी कि आई एम 100% श्योर कि टैमी ने किसी न किसी की जान ली है या फिर उसने कुछ ऐसा किया है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था और शायद से वो इसलिए ही अपने माँ बाप से दूर रह रही थी। हो सकता है उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया हो। और अब आप ये सोचोगे कि अगर ये थ्योरी है तो यहाँ पर वो बात किससे कर रही थी? उसकी माँ का तो कॉल आया था उसको, तो मेरे ख्याल से वो यहाँ पर उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म होगा दुख को बाहर रखने के लिए और शायद से उसको उसके कर्मों की सजा मिली। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है और वो लेडी हडसन से कहती है कि इस तरह से टैमी गायब हुई थी। इस पर हडसन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी हडसन को किसी का कॉल आता है और वो लेडी उसे ये कहती है कि क्या वो इस कॉल को पिक नहीं करेगी। हडसन फिर उस कॉल को पिक करती है और कॉल के दूसरी तरफ एक लेडी काफी पैनिक कर रही होती है, जिसके बाद हडसन उसे ये कहती है कि ये खाली एक तूफान है और कुछ ही देर के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि मौसम बाहर काफी खराब था और तब तक आप अपने घर में ही रहिएगा। असल में उस रात काफी समय से बारिश हो रही थी, जिस वजह से लाइट्स भी चली गई थी। खैर वो लेडी हडसन से फिर से कहती है कि मिसेस फ्रांसिस कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है, जिसको सुनकर हडसन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि कॉल के दूसरी तरफ मिसेस फ्रांसिस थी। इस पर वो लेडी कहती है कि कभी कभी सच आपके सामने ही होता है, बस आपको उसे गौर से देखना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। अब इतना कहते ही वो लेडी मिसिंग पोस्टर्स में से ही लिखा हुआ एक और नाम, जिसका नाम लाइला कैमरन था, उसकी कहानी बताने लगती है। अब अगले ही पल हम एक जैनेटर को साफ सफाई करते हुए देख पाते हैं, जिसे कहीं से किसी के मदद मांगने की आवाजें आ रही थी। तभी वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है जहाँ पर एक मिनिएचर आर्ट रखा हुआ था, इसके अंदर पूरे शहर को एक मिनिएचर फॉर्म में बनाया गया था। मतलब कि पूरे शहर का एक स्मॉल मॉडल आप बोल सकते हो, और उसी में से मदद की आवाजें आ रही थी। तभी वो जैनेटर ध्यान से उस मिनिएचर आर्ट को देखता है और उसे वहाँ पर दो जिंदा लड़कियां चलते हुए दिखाई देती है। दोनों को ही चोट लगी हुई थी और दोनों मदद मांग रही थी, जिसमें से एक का नाम लाइला था। तभी लाइला की फ्रेंड की घायल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लाइला एक गैसोलिन ऑयल को पूरे रास्ते में फैला देती है और उसी वक्त वहाँ पर रह रहे शहर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि ये सभी फिलहाल मिनिएचर मॉडल आर्ट के अंदर चल रहा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर ये सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे वो सभी वैक्स यानी कि मोम से बने हुए थे और टॉय मॉडल जैसे लग रहे थे। अब अचानक से वो सभी लोग एक साथ गायब भी हो जाते हैं और लाइला, जो कि गैसोलिन में क्रैकर स्टिक से आग लगाने वाली थी, और वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद जैनेटर उसे उठाकर जैसे कि वो कोई मिनिएचर टॉय मॉडल हो, उसे बाकी मॉडल्स के साथ रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वैक्स मॉडल्स उस क्रैकर स्टिक को उठाकर गैसोलिन में आग लगा देते हैं, जिससे कि उनका पूरा शहर जलने लगता है एंड इवेंचुअली वो मिनिएचर आर्ट भी जलने लगता है। पर इस बात से जैनेटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। और अभी आपको यहाँ पर ये काफी अजीब चीज लग रही होगी और इन कहानियों का मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एंड में आपको सब कुछ पता चलेगा, असली पत्ते जरूर खुलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। कर यहाँ पर अब मेरी तरह आप सभी की तरह कहानियों के बारे में हडसन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको पहले की कहानियां भी समझ में नहीं आई थी और ये भी उसे समझ में नहीं आती, पर उसका सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है और अब वो उस लेडी को ये कहकर हेडक्वार्टर से खुद जाने लगती है कि यहाँ पर अब तुम आराम से अकेले बैठो और तुमको जितनी कहानियां सुनानी है तुम सुनाती रहो। पर तभी वो लेडी हडसन को रोककर उससे एक सवाल पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से कोई वादा किया था? इसका हडसन हाँ में जवाब देती है। पर वो लेडी उससे ये पूछती है कि ऐसा प्रॉमिस नहीं, बल्कि कोई ऐसा प्रॉमिस जिसके बारे में तुम्हें पता हो कि तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगी। इस पर हडसन को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वो लेडी फिर से मिसिंग पोस्टर के अंदर से ही विल राइनर नाम के एक लड़के की कहानी बताने लगती है। खैर तभी हम विल को अपनी गर्लफ्रेंड कैरल के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एक घर के ब्लूप्रिंट को उसे दिखाकर ये कहती है कि मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए। इस पर विल बोलता है कि वो इस घर को बनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेगा। जिसके कुछ देर के बाद में कैरल और विल में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि विल ड्रग्स को स्मगल करने जा रहा था। विल कैरल को समझाता है कि ये बस आखिरी टाइम है और वो इस घर को बनाने के लिए ही ये कर रहा है। जिसको सुनकर कैरल किसी तरह मान जाती है, क्योंकि उसका भी कहीं न कहीं लालच था। पर कुछ देर के बाद में हम विल के ड्रग पार्टनर्स को विल और कैरल दोनों को ही मारते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था
यानी कि उनकी ड्रग डील जो थी वो किसी तरह फेल हो गई थी, जिससे कि उसके ड्रग पार्टनर्स को बहुत पैसों का नुकसान हुआ। अब वो विल को धमकाने लगता है कि वो कैसे और कब तक उनके पैसे वापस करेगा, जिस पर विल कहता है कि मुझे समय दो और मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस करूंगा। पर ये सुनते ही उसके पार्टनर को गुस्सा आ जाता है और वो कैरल को वहीं शूट करके मार डालता है। जिसके बाद हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहां पर विल वीजा बोर्ड के सामने बैठा हुआ था और वो अपनी वाइफ की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ ही देर के बाद में विल को घर के अंदर अजीब चीजें होते हुए नजर आती हैं, जिससे डरकर विल अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिम को कॉल करके जल्दी घर आने के लिए कहता है। असल में जिम कैरल की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और ये हमको बताया नहीं गया है कि विल ने ऑफिसर्स के सामने ये सच बताया है कि कैरल को उसके ही ड्रग पार्टनर्स ने मारा है। और यहाँ पर कहानी को देखते हुए यही लगता है कि उसने ऐसा नहीं बताया, क्योंकि इससे वो भी ड्रग्स के केस में अंदर चला जाता, यानी कि उसको मारा नहीं गया था, कैरल यहाँ पर मारी गई थी और मेरे ख्याल से वो उसको अपनी वाइफ ही मानता था। खैर तभी विल के घर पर उसके ड्रग पार्टनर्स आते हैं, क्योंकि उसको पैसे लौटाने थे और दिया हुआ समय भी खत्म हो चुका था। खैर वो पैसों के बदले विल से उनके ड्रग्स मांगते हैं, जिस पर विल ये कहता है कि ड्रग्स तो ऑफिसर्स लेकर चले गए, जिसको सुनते ही वो दोनों विल को मारने का फैसला कर लेते हैं। पर उसी वक्त उन्हें कोई सुपर नेचुरल पावर एक करके बुरी तरह मार देती है। अब विल ये सब देखकर काफी हैरान हुआ ही था कि तभी वहाँ पर ऑफिसर जिम आ जाता है, जिसको देख घबराता हुआ विल उन लाशों को छुपा देता है ताकि ऑफिसर को उसके ऊपर ही शक न हो जाए। अब जिम घर के अंदर आता है और कुछ देर विल से बात कर वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। पर तभी जाते हुए किसी तरह जिम के सामने वो दोनों लाशें आ जाती है, जिसको देखकर जिम शॉक्ड रह जाता है और सीन यहीं कट होता है। अब जब सीन वापस से रिफ्रेश होता है तो हम जिम की बॉडी को सामने देखते हैं, इसको शूट करके विल ने मार दिया था और फिर विल खुद के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। जिसके बाद हम कैरल की आत्मा को विल के ही पीछे देख पाते हैं, यानी कि विल के ड्रग पार्टनर्स ने कैरल को मारा था, ये तो बिल्कुल 100% श्योर था और मे भी विल को बचाने के लिए उसने ही विल के हाथों जिम को मरवा दिया और उन दोनों को, यानी कि उसके ड्रग पार्टनर्स को भी कैरल की आत्मा ने ही मारा। क्योंकि अंत में हम कैरल की आत्मा को विल के गन पर हाथ रखते हुए देख पाते हैं, जो कि ये बताता है कि वो नहीं चाहते कि विल खुद को खत्म करे, जिसके साथ ये चौथी कहानी भी खत्म होती है। अब ये कहानी सुनकर हडसन मान लेती है कि इस लेडी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है और वो हेडक्वार्टर को छोड़कर जाने लगती है। पर तभी वो लेडी उससे ये कहती है कि वो भाग नहीं सकती, मुझे पता है कि तुमने उसे कैसे मारा था। जिसको सुनकर हडसन को बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि ये किसकी बात कर रही है। जिसके बाद वो लेडी हडसन को एक हत्यारा कहने लगती है और उसको बताने लगती है कि किस तरह से उसने उस लड़की को मारा। जिस दौरान हम ये नोटिस कर पाते हैं कि हडसन धीरे धीरे बहुत गुस्सा होती जा रही थी और उसका टोन भी बदल गया था। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है जहाँ पर हडसन पूरी तरह किसी डेविल की तरह एक्ट करने लगती है और उसी वक्त मिसिंग पोस्टर्स पर लगी हुई सभी फोटोज हडसन को ही देखने लगते हैं। हडसन फिर वहां से जाने लगती है और वो लेडी उसके पीछे उसे मर्डरर कहती रहती है। इसके बाद हडसन उसे शूट करके मार डालती है और उसी वक्त वहां पर विंस्टन आ जाता है, जो कि हडसन को शूट करते हुए देख लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अब सीन के रिफ्रेश होने पर हम हडसन को उसी लेडी की डेड बॉडी को एक इलेक्ट्रिक कटर से काटता हुआ देख पाते हैं। जिसके बाद वो उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स को एक क्रिसमस बैग में रखकर किसी सैंटा की तरह हेडक्वार्टर से जाने लगती है, यानी कि एक इविल सैंटा की तरह, और उसी वक्त पूरा हेडक्वार्टर जलने भी लगता है। पर सबसे शॉकिंग चीज हम अंत में ये देख पाते हैं कि जब उसी लेडी के मिसिंग होने का पोस्टर हम बाकी सभी पोस्टर्स के साथ देखते हैं, जिसके अंदर उस लेडी का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि था कोडी कैनेडी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नाइट ऑफ द मिसिंग फिल्म की कहानी, जो कि एक क्रिसमस हॉरर एंथोलॉजी है। खैर अब इसकी एंडिंग और ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या हडसन ने विंस्टन को भी मार दिया, और हडसन थी कौन। अब पहले बात करें कि हडसन कौन थी, तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसी लेडी थी जो कि शायद से लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि हर साल सौयों या फिर हजारों लोग गायब हो रहे थे और मिसिंग पोस्टर जो थे खाली वहाँ पर लटके रहते पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। अब सुपरनैचुरल एंगल के बारे में बात करें तो शायद से हडसन यहाँ पर एक डेविल है, जो कि लोगों की सोल्स को ले लेती है, उनको मार देती है। इसलिए वो लेडी बार बार उसे हत्यारन कह रही थी, क्योंकि देखा जाए तो उसने कभी उसकी मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज ही नहीं किया, बल्कि उसकी कहानियों को सुने जा रही थी। या फिर बात करें एक नॉर्मल एंगल की तरफ, तो यहाँ पर वो किलर थी,
या फिर ये कहें कि इनडायरेक्ट किलर, जो कि यहाँ पर लोगों के मिसिंग होने की चीजों को दर्ज नहीं करती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो अपनी जॉब को ठीक से नहीं निभा रही थी। और अगर सुपरनैचुरल एंगल की बात करते हैं तो हडसन यहाँ पर अकेली डेविल नहीं है, क्योंकि जो भी कहानी यहाँ पर कोडी ने हडसन को सुनाई थी तो उसके अंदर, हर कहानी के अंदर सुपरनैचुरल एंटिटीज का किसी न किसी तरह जिक्र था। तो हो सकता है कि ये सब हेल के डीमंस होंगे जो कि लोगों को मार रहे थे, और यहाँ पर अल्टीमेट डेविल हडसन थी जो कि ये सारा काम कर रही थी सब चीज छुपाने का। और उनके मरने के बाद उनके मिसिंग पोस्टर्स अपने आप वॉल पर आ जाते थे, या फिर शायद से यहाँ पर एक करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाने की कोशिश करी गई है इनडायरेक्टली हॉरर के साथ में। और ये काम बहुत पहले से ही चलता आ रहा था, जो कि हम लोगों के मिसिंग पोस्टर्स पर लिखे हुए डेट से बता सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हडसन विचक्राफ्ट किया करती थी, कि सभी लोग उसके और उसके जैसे दूसरे विचक्राफ्ट करने वालों के विक्टिम्स थे, जिनको सैक्रिफाइस के लिए मारा गया होगा। इनका पूरा कल्ट हर जगह फैला हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से काफी हद तक सेंस बनाता है। और अगर हम इसको एक हॉरर और सुपरनैचुरल एंगल की तरह देखते हैं तो ऑब्वियसली जो बातें मैंने बोली, यानी कि कर्ट, विचक्राफ्ट या फिर डेविल और डीमन वाली, तो वो बिल्कुल सही और फिट बैठती है। और अगर हम बात करें एक सोशल हॉरर एंगल से, तो यहाँ पर ये करप्ट पुलिस डिपार्टमेंट को फिल्म दर्शाती है, क्योंकि देखा जाए तो विंस्टन ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पर देखो, इसी तरह से मूवी का सबसे पहला सीन है जहाँ पर यूनिट 91 भी मेरे हिसाब से हडसन ही थी जिसने उस वक्त अपने दूसरे विक्टिम को मारा होगा। अब बात करें विंस्टन की, तो मेरे हिसाब से हडसन ने मे भी विंस्टन को मार दिया, या फिर शायद से वो भी मिला हुआ होगा। और आपने शुरुआत में नोटिस भी किया होगा कि हडसन यहाँ पर किसी को मार कर ही अपने साथ ला रही थी, यानी कि ये काम वो पहले से ही कर रही थी। या तो वो साइको किलर थी, या फिर डीमन, या फिर डेविल थी, या फिर विचक्राफ्ट के लिए ये सब इस्तेमाल कर रही होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि हडसन यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड थी, तो हो सकता है उसने कहा होगा कि वो लेडी उसको मारने आई थी और उसने सेल्फ डिफेंस में उसको खत्म कर दिया, और इतना कहकर विंस्टन को उसने घर भेज दिया होगा। क्योंकि वहाँ पर हमें ना ही विंस्टन के डेड बॉडी दिखी थी, ना ही ऐसा कोई सीन आया, ना ही उसका कोई मिसिंग पोस्टर था। मिसिंग पोस्टर खाली कोडी का था। बाकी आप लोग बताना कि आपको यह हॉरर एंथोलॉजी फिल्म कैसी लगी। देखो, मुझे तो पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी है। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट और वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।